हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनडी नर्सिंग कोचिंग। आप सभी का एनडी नर्सिंग कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कांगारू मदर केयर के बारे में और इंक्यूबेटर और रेडिएंट वार्मर के बारे में। ओके, लास्ट क्लास में हमने देखा था प्री टर्म इन्फेंट और पोस्ट टर्म इन्फेंट और शॉर्ट फॉर जेस्टेशनल एज एंड लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज इन्फेंट। ओके, अब अगर प्री टर्म इन्फेंट है या शॉर्ट फॉर जेस्टेशनल एज बेबी है तो ऐसे बच्चों को हम टू प्रिवेंट द हाइपोथर्मिया एंड टू मॉनिटर क्लोजली, तो इसके लिए हम केएमसी की प्रैक्टिस करते हैं। व्हाट इज केएमसी? केएमसी इज ए कांगारू मदर केयर। ओके, क्या होता है केएमसी? कांगारू मदर केयर। ओके, अब ये कांगारू मदर केयर, कांगारू सबने देखा है। क्या होता है? कांगारू के आगे एक पाउच होता है जिसके अंदर, पाउच के अंदर कांगारू का जो बेबी है वह सिट करता है ताकि वह हाइपोथर्मिया से भी प्रिवेंट होता है और द मदर कैन गेट द बेबी विथ हर। ओके, तो ये जो कंसेप्ट है ये कांगारू से आया है। ओके, तो व्हाट इज कांगारू मदर केयर? हेडिंग लगा लेना सब लोग, कांगारू मदर केयर। ओके, तो इस कांगारू मदर केयर के कुछ फीचर्स है। ओके, जैसे कि इट इज द केयर ऑफ द प्री टर्म, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट्स अ केयर ऑफ द प्री टर्म और द लो बर्थ वेट इन्फेंट कैरीड स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट विद द मदर। कौन सी बच्चों के लिए? जो बच्चा लो बर्थ वेट है या प्री टर्म है, ऐसे बच्चों में हम कांगारू मदर केयर प्रोवाइड करते हैं। अब टर्म बच्चे में क्यों नहीं देते सर? क्योंकि टर्म बच्चा कैन हैव द एबिलिटी टू मैनेज द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, लेकिन अगर प्री टर्म बच्चा है तो वह, उसका हाइपोथैलेमस प्रॉपरली डेवलप नहीं होने की वजह से और लेस सबक्यूटेनियस फैट होने की वजह से जो प्रीटर्म बच्चा है उसकी बॉडी से हीट लॉस जो है ज्यादा होता है। ओके, तो इसीलिए प्रीटर्म बच्चा या लो बर्थ वेट बेबी में हमें कांगारू मदर केयर देनी है बाय द मीन्स ऑफ स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। कैसे? तो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट मेंटेन करके। आई थिंक जब आप नर्सिंग में थे तो सबने एक बार कांगारू मदर केयर पर एटलीस्ट हेल्थ एजुकेशन तो दिया ही होगा। ओके, या सबने देखा होगा कैसे प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो यह एक हमारी माता जी है जो कि अपने बच्चे को कांगारू मदर केयर प्रोवाइड कर रही है। बस इसमें एक दो चीज मिसिंग है या सॉरी, या एक दो चीज हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लमेटिक है। जैसे कि हमने जो मदर का क्लॉथ्स है वह फ्रंट ओपनिंग होना चाहिए था। ओके, तो ये चीज आपको नोट करनी है। Now, next, KMC was initially conceived as an alternative to warmer care, okay, for the stable low birth weight baby. किसके लिए? पहले वार्मर इतने ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं होते थे तो उसको वार्मर का अल्टरनेटिव कांगारू मदर केयर रखा था। ओके, बट अभी वार्मर भी अवेलेबल है और टू प्रिवेंट द हाइपोथर्मिया हम कांगारू मदर केयर को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, नाउ द केएमसी वाज फर्स्ट सजेस्टेड इन 1978। कृपया नोट कर लीजिए, फर्स्ट कब आई थी केएमसी? 1978 के अंदर बाय डॉक्टर एडगर रे इन कोलंबिया सबसे पहले केएमसी प्रैक्टिस की गई थी। ओके, तो डॉक्टर एडगर रे ने 4 कंपोनेंट बताए थे इस केएमसी को, 4 गुड थिंग्स बताई थी इस केएमसी के बारे में कि अगर हम केएमसी प्रैक्टिस करते हैं तो केएमसी में अर्ली डिस्चार्ज हो सकता है। ओके, बेबी को अर्ली डिस्चार्ज हम कर सकते हैं। देन स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट मेंटेन हो सकता है। ओके, जिससे मदर की बॉन्डिंग क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी टुवर्ड्स दैट बेबी। नेक्स्ट, हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, जब बच्चा मदर की चेस्ट के ऊपर अटैच होता है तो वहां पे मदर की जो ब्रेन है उससे ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है।
जिसकी वजह से हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रिक्ट एम्बुलेटरी फॉलो अप हमारे साथ होता है, क्योंकि देखिए मदर के पास बच्चा हमेशा मदर के पास ही है, तो इससे क्या होगा कि मदर कैन मॉनिटर दैट बेबी कंटिन्यूअसली, कि बच्चा सांस तो ले रहा है, बच्चा वोमिटिंग तो नहीं कर रहा है, बच्चे के अंदर हाइपोथर्मिया तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है मदर कैन क्लोजली मॉनिटर। ओके, तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसकी बेनिफिट्स हमें केएमसी के द्वारा होती है। ओके, समझ में आ गया सबको 4 बेनिफिट्स किसने दिया था? केएमसी एडगार्ड रे ने इन कोलंबिया सबसे पहले प्रैक्टिस किया गया था, एंड इट इज गिवन इन द 1978। ओके, नाउ दिस इज द करेक्ट पिक्चर फॉर द केएमसी प्रैक्टिस। ओके, पिक्चर में देख लीजिए और पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए कि क्या क्या थिंग्स यहां पे फॉलो हो रही है। ओके, तो सबसे पहले पिक्चर में देखेंगे मदर को जो है जो भी क्लॉथ्स आप दोगे वो फ्रंट ओपनिंग होनी चाहिए, फ्रंट ओपनिंग क्लॉथ होनी चाहिए। दूसरा, बच्चा शुड बी इन फ्रॉग लाइक पोजीशन, जैसे मेंढक बैठता है, देखिए ऐसे ही बैठता है मेंढक, तो बच्चा शुड बी इन फ्रॉग लाइक पोजीशन। ओके, जैसे कि हमारे हिप जॉइंट एब्डक्ट है और नी जॉइंट फ्लेक्स्ड है, वैसे ही हमारा शोल्डर जॉइंट एब्डक्ट है और एल्बो जॉइंट फ्लेक्स्ड है, तो ऐसे बच्चा फ्रॉग लाइक पोजीशन में होना चाहिए। बच्चे की हेड कैप होनी चाहिए और यहां पे जो है शू कवर भी बच्चे को होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट, जो बच्चे का हेड है, हेड जो है बच्चे का शुड बी वन साइड टर्न होनी चाहिए, वन साइड टर्न होना चाहिए एंड अपवर्ड की तरफ होना चाहिए, ना कि फ्लेक्स होना चाहिए। कृपया नोट कर लीजिए, द हेड शुड बी टर्न्ड एंड अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, एक्सटेंडेड होना चाहिए। ओके, क्लियर। और बच्चे के जो क्लॉथ, बच्चा विल नॉट बी इन द क्लॉथ्स। ओके, बच्चे को ओनली डायपर होना चाहिए। ओके, और यहां पे कैप होनी चाहिए। क्लियर है सबको? क्लियर है? ओके, एंड द बच्चा हेड शुड बी अबव द ब्रेस्ट ऑफ द मदर। ओके, क्लियर है सबको? क्लियर है? ओके, नाउ कंपोनेंट ऑफ केएमसी, क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं? तो क्या क्या चीजें लगती हैं? द इन्फेंट शुड बी इन द वर्टिकल पोजीशन बिटवीन द मदर ब्रेस्ट एंड अंडर हर क्लॉथ, इसलिए हमने बोला था फ्रंट ओपनिंग कपड़े मदर को होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, केएमसी कैन बी ऑफ टू टाइप्स ऑफ केएमसी होती है। वन इज कंटिन्यूअस केएमसी, सेकंड वन इज इंटरमिटेंट। 2 क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। और केएमसी मैक्सिमम कितने टाइम तक आप दे सकते हो? तो मैक्सिमम टाइप आप 24 आवर केएमसी दे सकते हो, जिसको हम कंटिन्यूअस केएमसी कहते हैं। ओके, 24 आवर इज अ मैक्सिमम टाइम। तो मिनिमम कितना देना चाहिए? तो मिनिमम 3 to 4 आवर्स हमें डेली केएमसी देनी है, देन ओनली यू कैन हैव द बेनिफिट्स ऑफ दैट केएमसी। ओके, तो मिनिमम और मैक्सिमम ड्यूरेशन दोनों भी कृपया नोट कर लेना सब लोग। नाउ समझ में आ गया सबको? कंटिन्यूअस और इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट मतलब कि 1 घंटा अभी दे दिया, 2-4 घंटे के बाद फिर से 1 घंटा दे दिया। ओके, तो ऐसे इंटरमिटेंट केएमसी हम देते हैं। नाउ नेक्स्ट, कांगारू पोजीशन शुड बी मेंटेन एज लॉन्ग एज पॉसिबल आइडियली। ओके, कांगारू बेबी की मदर की जो है सेमी रिक्लाइनिंग पोजीशन होनी चाहिए। ओके, सेमी रिक्लाइनिंग, ऐसे कांगारू मदर चेयर भी आती है, किसी ने देखा है कांगारू मदर चेयर? शायद इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी उसका आ सकता है। ओके, तो कांगारू मदर चेयर अगर देखा नहीं है तो कृपया देख लेना एक बार। ओके, तो द पोजीशन शुड बी कांगारू पोजीशन होनी चाहिए या फिर सेमी रिक्लाइनिंग पोजीशन होनी चाहिए। सॉरी। नेक्स्ट, 24 आवर्स अ डे, आप इसको कंटिन्यूअस कांगारू मदर केयर कह सकते हैं, या फिर रूटीनली हम 3 to 8 आवर्स या 3 to 4 आवर्स हम डेली प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट, मैंने आपको यहां पे रेड से इसको हाईलाइट किया है ताकि आप भूल ना जाओ, एग्जाम में क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है। पोजीशन कौन सी होनी चाहिए मदर की? तो सेमी रिक्लाइनिंग पोजीशन होनी चाहिए, ताकि मदर की जो बैक एक ना हो और मदर का जो इन्फेंट के अंदर जो रिफ्लक्स है वो प्रिवेंट किया जाए। ठीक है,
क्लियर है सबको? ओके, नाउ बेनिफिट्स ऑफ केएमसी। क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? इमेजिन कीजिए, सबसे पहले आपको सोचना होगा कि हम केएमसी क्यों दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हमें हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करना है, तो बेनिफिट्स यही होगा। पहला पॉइंट होगा फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स। तो क्या फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स हो सकते हैं? तो फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स में हम सारे जो वाइटल पैरामीटर्स है बच्चे के क्लोजली मॉनिटर कर सकते हैं। ओके, सारे वाइटल पैरामीटर जैसे कि हार्ट रेट है, रेस्पिरेटरी रेट है, ऑक्सीजन सैचुरेशन है, स्लीप पैटर्न है बेबी का, और बेबी का बिहेवियर, ये सारी जो वाइटल पैरामीटर है हम क्लोजली मॉनिटर कर सकते हैं। दीज आर द फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स। ओके, व्हाट आर द क्लिनिकल बेनिफिट्स देन? हॉस्पिटल के अंदर अगर बच्चा है तो उससे क्या बेनिफिट्स होंगे? ओके, तो द केएमसी इंक्रीजेस द मिल्क प्रोडक्शन इन द मदर। ओके, क्योंकि मैंने बताया था जब मदर और बेबी की बॉन्डिंग या मदर और बेबी के बीच में ज्यादा बॉन्डिंग अच्छे से होगी तो क्या होगा, हमारा ब्रेन जो है पिट्यूटरी का पोस्टेरियर लोब क्या करेगा, हमारी ऑक्सीटोसिन को सिक्रीट करेगा, और ऑक्सीटोसिन जब सिक्रीट होगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, मिल्क का इजेक्शन होगा और बच्चे को अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प होगी। ओके, इट इंक्रीजेस द एक्सक्लूसिव टाइम फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग। ओके, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हम यहां से प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट, देयर इज द रिड्यूस्ड चांसेस ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ओके, फॉर एग्जांपल अगर बच्चा हमने रेडिएंट वार्मर के अंदर रख दिया तो आप सभी को पता है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जिसको हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं वह बहुत लीडिंग कॉज है डेथ का। ओके, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए अगर हम बच्चा मदर के पास देंगे तो हॉस्पिटल का जो एनवायरमेंट है या सरफेसेस है उससे बच्चे का कांटेक्ट कम आएगा, और जितना मिनिमम कांटेक्ट आएगा उतना मिनिमम चांसेस ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन होंगे। ओके, एक और क्वेश्चन बनता है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन हम कब कहेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अब आपका बेबी हॉस्पिटल में डिलीवर हो चुका है, अभी तुरंत मदर में कोई भी इंफेक्शन नहीं था, बेबी में भी एट बर्थ कोई इंफेक्शन नहीं था, बट विद इन 4 आवर्स ऑफ द डिलीवरी बच्चे को जो है फीवर आने लग गया, तो क्या आप इसको, या फिर इंफेक्शन हो गया, तो क्या आप इसको नोजोकोमियल इंफेक्शन कहेंगे? तो आपका आंसर होना चाहिए नो। आफ्टर 48 आवर्स ऑफ एडमिशन, ओके, आफ्टर 48 आवर्स ऑफ एडमिशन जब बच्चे को फीवर आने लग जाएगा या इंफेक्शन के कोई साइन दिखेंगे, देन ओनली यू विल कॉल्ड इट एज नोजोकोमियल इंफेक्शन। क्लियर है सबको? ओके, नाउ केएमसी हेल्प्स इन द इंप्रूवमेंट ऑफ द बेबीज वेट। ओके, बच्चे का वेट इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, इंप्रूव थर्मल प्रोटेक्शन इन दिस इन्फेंट एंड देयर इज रिड्यूस चांसेस ऑफ हाइपोथर्मिया। ये तो हमारा मेन गोल है, मेन गोल है हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करना। ओके, नेक्स्ट, देयर इज अ रिड्यूस ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटल स्टे। ओके, मदर को हॉस्पिटल में ही रहने की जरूरत नहीं है कंपलसरी, आप चाहे तो डे केयर सेंटर में रख सकते हो, या मदर को आप क्लोज मॉनिटर के लिए घर में भी रख सकते हो। ओके, बट वहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज एज ए नर्स आपको बतानी है मदर को कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको किसको और कब और कहां पे कांटेक्ट करना है। ओके, बिकॉज इट्स आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड द मदर। ओके, नेक्स्ट, देयर इज एंड लेसर मॉर्बिडिटी। बच्चे को मॉर्बिडिटी कम होगी, फॉर एग्जाम्पल एस्पिरेशन न्यूमोनिया कम हो सकता है। क्यों? बिकॉज बच्चे की पोजीशन हमने मेंटेन कर ली है, बर्पिंग कर लेते हैं। ओके, और हम मॉनिटर भी कर सकते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हेडिंग लगा लेना सब लोग, क्राइटेरिया फॉर एलिजिबल ऑफ केएमसी। कौन से मदर या बच्चे को हम केएमसी दे सकते हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ओके, तो फॉर बेबी, कौन सी बेबी को हम केएमसी दे सकते हैं? द बेबी हुज बर्थ वेट इज लेस देन मोर देन 1800 ग्राम। जिस बेबी का वेट जो है मोर देन 1800 ग्राम है, ऐसे बेबी को हम केएमसी प्रोवाइड कर सकते हैं। बट ऐसा ही नहीं है ओनली 1800 ग्राम, बेबी स्टेबल भी होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए एट बर्थ। ओके, नेक्स्ट,
द बर्थ वेट of 1200 to 1799 gram, it might take few days before the KMC can be initiated. अगर बच्चे का वेट 1200 से लेकर 1799 ग्राम है तो आप KMC के लिए कुछ दिनों के लिए वेट कर सकते हो। अगर बच्चे का वेट लेस देन 1200 ग्राम है तो कुछ हफ्ते तक आप KMC को पोस्टपोन कर सकते हो। ओके तो सब सॉरी तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चे के सबसे पहले वाइटल स्टेबल कर लो। ओके जब बच्चे के वाइटल स्टेबल होंगे देन वी विल स्टार्ट द KMC। क्या चाहिए आपको? सबसे पहले हीमोडायनामिक स्टेबिलिटी चाहिए बच्चे की। ओके बच्चे की जो हीमोडायनामिक है वह स्टेबल होने चाहिए। ओके सॉरी अब मदर के अंदर क्या चीज होनी चाहिए? ओके मदर में क्या चीज होनी चाहिए? तो इलिजिबल मदर कौन है? ऑल मदर कैन प्रोवाइड द KMC irrespective of age, parity, education and culture. Okay, not only the mother, father also can give the KMC. Okay, यहाँ पे not only the mother, father can also give the KMC. Okay, तो irrespective of age, priority, culture, education, यहाँ पे कोई भी इंस्ट्रूमेंटल हैंडलिंग हमने नहीं करना है। ओके तो एजुकेशन का भी कोई मतलब नहीं है, हमें बस सिंपली बच्चे को क्लोजली मॉनिटर करना है एक पोजीशन देकर। ओके तो पेरेंट आल्सो या फादर आल्सो कैन गिव द KMC। ओके नेक्स्ट मदर मस्ट बी विलिंग टू प्रोवाइड KMC। मदर विलिंग होनी चाहिए। ओके नेक्स्ट क्योंकि मदर का जो माइंड सेट है, अगर मदर का माइंड सेट नहीं है बच्चे को KMC प्रोवाइड करने का तो इससे क्या होगा कि मदर और बच्चे के अंदर बॉन्डिंग नहीं होगी, मदर इरिटेट हो जाएगी और जो हमारा पर्पज है KMC का वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। ओके नेक्स्ट मदर शुड बी फ्री फ्रॉम एनी सीरियस इलनेसेस और द इन्फेक्शियस डिसीजेस। जैसे कि मदर में एक्यूट ट्यूबरकुलोसिस। ओके यहां पे कृपया नोट कर लीजिए नॉट ओनली द एक्यूट ट्यूबरकुलोसिस, यहां पे आपको लिखना है एक्यूट पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। ओके बिकॉज ट्यूबरकुलोसिस कैन बी योर पॉट स्पाइन, मतलब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर अगर ट्यूबरकुलोसिस है, और एब्डोमिनल स्पाइन, एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस, these are the two non-infective tuberculosis, these are not transferred by the droplets or the airborne। तो ऐसे अगर पॉट स्पाइन और वो है तो वहां पे आपको कोई जरूरत नहीं है बच्चे को दूर रखने की। बट अगर एक्टिव पल्मोनरी एक्यूट ट्यूबरकुलोसिस है तो आपको मदर को बच्चे से थोड़ा दूर रखना है या सीरियस इलनेसेस से हमें प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट अगर मदर के अंदर कोई स्किन इन्फेक्शन है तो भी हमें प्रिवेंट करना है बच्चे को KMC प्रोवाइड करने के लिए। तो मदर में इन्फेक्शन है तो हम फादर को एडवाइस कर सकते हैं कि आप फादर या और कोई भी फैमिली मेंबर्स को आप एडवाइस कर सकते हो। ओके नाउ द मदर शुड मेंटेन और द care provider whoever is going to give the kangaroo mother care should maintain the good hand hygiene and personal hygiene। okay clear? okay तो this is the correct picture। करेक्ट पिक्चर यहां पे आपको एक और शो कर दिया है। देखिए एक मदर फ्रंट ओपनिंग क्लॉथ के साथ बच्चे की कैप के साथ फ्रॉग लाइक पोजीशन मेंटेन करके बच्चे के हाथ और पैर दोनों भी अंदर हमने अच्छे से छुपा दिए हैं। बच्चे का जो हेड है अबव द ब्रेस्ट है, ओके बट इन बिटवीन है, वर्टिकली पोजीशन है, बच्चा फ्रॉग लाइक पोजीशन में है एंड मदर इज ऑल्सो इन द सेमी रिक्लाइनिंग पोजीशन। ओके हेड वन साइड टर्न है और स्लाइडली एक्सटेंडेड है। यही चीज आपको बस याद रखनी है कांगारू मदर केयर के लिए। ओके तो इनिशिएशन ऑफ KMC। तो बिफोर इनिशिएटिंग देखिए जब भी हम हॉस्पिटल के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें पेशेंट का एजुकेशनल स्टेटस या पेशेंट का नॉलेज रिगार्डिंग दैट प्रोसीजर शुड बी असेस्ड एंड if the knowledge is below the standards
आपको नॉलेज प्रोवाइड करना है या एजुकेशन प्रोवाइड करना है। जब हम क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस दौरान ऐसी चीजों के लिए या तो आप एक एडवाइस दे सकते हो आपके ऑर्गेनाइजेशन को कि फॉर हेल्थ एजुकेशन टू द पेशेंट्स यू कैन प्रोवाइड द ऑडियो विजुअल एड्स, कि हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, हमारे हॉस्पिटल के अंदर या वार्ड्स के अंदर हमने पोस्टर लगाने चाहिए या हमने एक मॉनिटर लगा देना चाहिए जिससे मदर कैन सी इनटू हर लोकल लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोसीजर, ताकि हमारा जो नर्सिंग केयर का जो टाइम है उसको हम सेव कर सकते हैं। ओके, तो ये हम एज अल्टरनेटिव या फॉर द टाइम सेविंग वी कैन डू दिस। ओके, तो इनिशिएशन, बिफोर इनिशिएटिंग यू हैव टू काउंसिल द मदर और फैमिली को आपको काउंसलिंग करनी है, आपको प्रोसीजर डेमोन्स्ट्रेट करनी है वाया फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन और एवीएट्स आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, एक केएमसी सपोर्ट ग्रुप भी है, उनसे भी आप मदर को कांटेक्ट करवा सकते हो एंड यू शुड ऑलवेज एंश्योर द फैमिली सपोर्ट फॉर दिस प्रोसीजर। ओके, फैमिली सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए अब बच्चा और मदर कंटिन्यूअसली, अगर मदर केएमसी प्रोवाइड कर रही है तो मदर के भी कुछ नीड्स है, मदर को पानी चाहिए, खाना चाहिए, इन बिटवीन अगर मदर को कहीं बाहर जाना है तो उस दौरान फैमिली का सपोर्ट हमें जरूरी होगा। ओके, नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेट हर केएमसी प्रोसीजर इन अ केयरिंग एंड द जेंटल मैनर, क्योंकि मदर को नहीं पता है व्हाट इज केएमसी। ओके, नेक्स्ट, आंसर हर क्वेरीज। ओके, मदर क्लॉथिंग कैसी होनी चाहिए, फ्रंट ओपनिंग, लाइट ड्रेस होना चाहिए। ओके, एज पर कस्टम एंड रिलीजियस प्रैक्टिस, इन्वॉल्व द फैमिली इन द डेमोन्स्ट्रेशन। ओके, अब बेबी के अंदर कौन से कपड़े पहनने हैं, तो बेबी को हमें कैप होनी चाहिए, सॉक्स होनी चाहिए, नैपी होनी चाहिए एंड फ्रंट ओपन शर्ट होना चाहिए। अगर फ्रंट ओपन शर्ट नहीं है आप कोई दिक्कत नहीं बच्चे को, क्योंकि मदर का जो है ड्रेस यहाँ पे बच्चे को कवर कर रहा है। ओके, तो इसके लिए कोई जरूरी नहीं है फ्रंट ओपन शर्ट होना, बट अगर है तो इट इज वेल एंड गुड। ओके, अगेन सेम पिक्चर। अब प्रोसीजर कैसे करेंगे, केएमसी की प्रोसीजर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले पोजीशनिंग, मदर को सेमी रिक्लाइनिंग पोजीशन में हम सेमी रिक्लाइनिंग पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, बच्चे को फ्रॉग लाइक पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, बच्चा इन वर्टिकल पोजीशन। ओके, एंड द हेड ऑफ द बेबी शुड बी वन डायरेक्शन एंड स्लाइटली एक्सटेंडेड। कृपया इसको नोट कर लीजिए, स्लाइटली एक्सटेंडेड होना चाहिए। अगर बच्चे का हेड फ्लेक्स है तो इससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर एस्पिरेशन या अपनिया होने के या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने के चांसेस होते हैं। क्यों? बिकॉज द वोकल कॉर्ड एंड एपिग्लोटिस विल बी क्लोज द योर दिस रेस्पिरेटरी ट्रैक। ओके, अगर एपिग्लोटिस ने रेस्पिरेटरी ट्रैक को बंद कर दिया तो क्या होगा, बच्चे को सांस ही नहीं आएगी। ओके, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट, the hip should be flexed and abducted in a frog position and arm also should be flexed. Okay, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, arm flexed है, hip flexed है। Okay, abducted hips है। Okay, frog like position बेबी को मेंटेन कर दी है। The abdomen should be at the level of mother's epigastrium. Okay, where is epigastrium? epigastrium कहाँ है साहब? ओके, तो एपिगैस्ट्रियम जहां पे आपका एंगल बन रहा है या फिर जहां पे आपका जो जिपोइड प्रोसेस है, ओके, या स्टर्नम का जो टिप आपको मिल रहा है वहां पे आपका एपिगैस्ट्रियम है, तो वहां पे बेबी का जो है एब्डोमेन होना चाहिए। मॉनिटरिंग, द नर्स शुड मेक श्योर दैट द बेबीज नेक पोजिशन इज neither flexed or nor too extended. Airway should be clear, breathing should be regular and the baby's color should be pink. Okay, next, feeding.
ब्रेस्ट फीडिंग आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, तो होल्डिंग द बेबी नियर द ब्रेस्ट इट स्टिमुलेट द मिल्क प्रोडक्शन। ओके, सो दैट अगर इन केस अगर मदर को मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ओके, तो ऐसी कंडीशन में जब आप केएमसी प्रोवाइड करते हो तो मदर का हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट हो, सॉरी, मदर का पिट्यूटरी स्टिमुलेट होके हमारा ऑक्सीटोसिन को सिक्रीट करता है। ओके, ओके, चाइल्ड की फीडिंग शुड बी डिपेंड ऑन हिज कंडीशन। ओके, प्राइवेसी शुड बी मेंटेन्ड। ओके, एज पर रिलीजियस प्रैक्टिस और हॉस्पिटल प्रैक्टिस आपको प्राइवेसी मेंटेन करनी है। ओके, ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ड्यूरेशन कितना होना चाहिए केएमसी का? तो केएमसी का मिनिमम ड्यूरेशन ऐसा नहीं है, बट आपको कब तक करनी है, जब बच्चा, ओके, मैंने बताया था आपको 1 आवर, नॉट 1 आवर, 3 to 4 आवर्स आपको मिनिमम डेली प्रोवाइड करनी है। ओके, और जब तक बच्चा कोजी या फिर स्टेबल नहीं होता, ओके, जब तक बच्चा स्टेबल या कोजी नहीं होता तब तक आपको जो है केएमसी प्रोवाइड करनी है। केएमसी शुड बी इंटरप्ट ओनली फॉर द चेंजिंग द डायपर्स। ओके, तब तक ही आप केएमसी को इंटरप्ट कर सकते हो, अदरवाइज केएमसी विल बी कंटिन्यू। ओके, next, mother can sleep with the baby in the kangaroo position in reclined or semi-recumbent position about 15 degree from the horizontal. Okay, horizontal line से 15 डिग्री हमारा ऊपर होना चाहिए। ओके, क्लियर? when to stop KMC? तो स्टॉप के लिए जब बेबी फुल्ली नॉर्मल है और कोजी कोजी लग रहा है, थोड़ा सा वेट बेबी का जो वेट है वो बढ़ रहा है, तो आप केएमसी को स्टॉप कर सकते हैं। ओके, केएमसी इज अननेसेसरी वंस द बेबी इज कोजी एंड गेनिंग द वेट, द केएमसी इज अननेसेसरी। जब बच्चे का वेट 2500 ग्राम से ऊपर हो जाएगा तो आप केएमसी को स्टॉप कर सकते हो। क्लियर? ओके, समझ में आ गया आपको केएमसी के बारे में? बहुत शॉर्ट टॉपिक है, बट आपको यहां से 2-4 क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट वाइटल क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो इसको आप कृपया नोट कर लेना। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं इंक्यूबेटर के बारे में। इंक्यूबेटर हॉस्पिटल में सबने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो यहां पे आपको पिक्चर प्रोवाइड कर दिया है। व्हाट इज इंक्यूबेटर एंड व्हाट इज रेडिएंट वार्मर? इंक्यूबेटर और रेडिएंट वार्मर में क्या डिफरेंस हो सकता है? एक सिंपल डिफरेंस है कि इंक्यूबेटर एक क्लोज एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है और रेडिएंट वार्मर एक ओपन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। सिंपल सी बात है। ओके, और इंक्यूबेटर में हम ह्यूमिडिटी के साथ बच्चे को हम मॉनिटर कर सकते हैं। ओके, नाउ इंक्यूबेटर देखते हैं सबसे पहले। ओके, तो इंक्यूबेटर शुड बी प्रेफर ओवर द रेडिएंट वार्मर फॉर द केयर ऑफ प्री टर्म बेबीज। जो बच्चा प्री टर्म है उसको हम रेडिएंट वार्मर्स में रखने से अच्छा हम इंक्यूबेटर में रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? Because the incubator decrease the insensible water loss, but the radiant warmer rather increase the insensible water loss. What is this insensible water loss? Insensible water loss क्या है? तो जो हम मेजर नहीं कर पाते या हम देख नहीं पाते, जैसे कि स्वेटिंग कितनी हुई ये हम मेजर नहीं कर पाते, या हमारी रेस्पिरेशन से कितना जो है हीट लॉस हो रहा है वो हम मेजर नहीं कर पाते। तो दिस इज कॉल्ड एज इनसेंसिबल वाटर लॉस। तो ऐसा इनसेंसिबल वाटर लॉस हमें इंक्यूबेटर के द्वारा प्रिवेंट कर सकते हैं। अब रेडिएंट वार्मर में ऐसा क्या है? ओके, एक बार रेडिएंट वार्मर का आप पिक्चर देख लीजिए तब आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, मैं आपको रेडिएंट वार्मर का पिक्चर दिखा देता हूं। ओके, ये है आपका रेडिएंट वार्मर। इसमें देखिए जब बच्चा है सारा ओपन एनवायरनमेंट में है, कोई भी क्लोज एनवायरनमेंट यहाँ पे नहीं है। ओके, तो अभी कुछ डिवाइसेस या इक्विपमेंट्स आ चुके हैं जिससे हम क्या करते हैं, बच्चे को एक प्लास्टिक रैप करते हैं। इसके ऊपर क्या है, एक प्लास्टिक रैप हम लगा देते हैं ताकि ये जो वाटर लॉस है हम इसको प्रिवेंट कर सके, जो इवेपोरेशन को प्रिवेंट कर सके। ओके, तो दिस इज योर रेडिएंट वार्मर। ओके, इसके बारे में हम आगे देखेंगे।
ओके, नाउ अब इंक्यूबेटर के कुछ पार्ट्स देख लेना, पार्ट्स ऑफ इंक्यूबेटर। ओके, तो नीचे से स्टार्ट कर देते हैं। दीज आर द अलाइड व्हील्स, ये है दो स्टोरेज बॉक्सेस, ये है दो स्टोरेज बॉक्सेस। दिस इज योर पैडल फॉर द सीपीआर। ओके, जब ये पैडल आप दबा दोगे तो सीपीआर का मोड इसमें स्टार्ट हो जाएगा। मतलब क्या हो कि बच्चे के जो लॉक्स है वो खुल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट दिस इज द डिजिटल डिस्प्ले, जहां पे आपको बेबी का टेम्परेचर दिखेगा, जो रेडिएंट वार्मर के अंदर का टेम्परेचर, स्किन टेम्परेचर और एयर टेम्परेचर दोनों भी आपको यहां दे सकते हो। ओके, इसके बाद यहाँ पे चार्जिंग स्टेटस आप देख सकते हो। ओके, पावर स्टेटस आप देख सकते हो, इसके बाद ह्यूमिडिटी देख सकते हो। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पे ये एलईडी डिस्प्ले पर मॉनिटर की जाती है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपको ऑक्सीजन, एक्सटर्नल ऑक्सीजन पोर्ट दिया जाता है और ऑक्सीजन की जो टैंक रखने के लिए इधर की साइड में आपको एक स्पेस प्रोवाइड की जाती है। ओके, दिस आर टू विंडोज। ओके, ये दो साइड में ये दो विंडोज है, यहां पे दो विंडोज है और पोस्टीरियर साइड में दो विंडोज है, जहां से आप मिनिमम एक्सपोजर करते हो बेबी को। ओके, मिनिमम एक्सपोजर करते, अगर आपको कुछ प्रोसीजर करनी है, ओके, या प्रोब निकल गया, प्रोब को ठीक करना है, तो आप इस विंडोज के द्वारा कर सकते हो। नेक्स्ट, यहां पे आप डिफिब्रिलेटर या मॉनिटर रख सकते हो। यहां ये जो है आपको आईवी स्टैंड दिया गया है, इसके ऊपर भी आपको जो है एक स्पेस दी जाती है जहां पे आप जो भी नेसेसरी चीजें हैं उसको रख सकते हो। क्लियर है? इसके अंदर इंक्यूबेटर के अंदर आपको डेली क्लीनिंग इंक्यूबेटर की बहुत नेसेसरी है। ओके, बहुत सारी स्टडी है जिसके अंदर इंक्यूबेटर में ह्यूमिडिटी की वजह से जो है कोलोनाइजेशन, बैक्टीरिया का जो कोलोनाइजेशन है वो ज्यादा होता है, इसीलिए इंक्यूबेटर की डेली क्लीनिंग या आफ्टर ईच यूज आपको इंक्यूबेटर क्लीन करना है। नेक्स्ट, evaporative process of heat loss will be limited by providing maximum possible relative humidity within the incubator। हम क्या करते हैं, ह्यूमिड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं बच्चे को, ओके, ताकि जो हीट लॉस है वो कम हो जाए इवेपोरेशन के द्वारा। A low rate of air circulation, ideally not more than 20 to 30 times per minute. Okay, minimize the correct convective heat losses and noise level should be less than 60 decibel. Important question. Noise level should be less than 60 decibel. जो भी आपका मॉनिटर है या जो भी जो अलार्म है इसका इंक्यूबेटर का, उसका साउंड शुड बी लेस देन 60 डेसिबल। ओके, द distilled water should be added plus 2 ml of acetic acid। अगर प्रीटर्म बच्चा है तो डिस्टिल वाटर प्लस 2 ml ऑफ एसिटिक एसिड आपको उस ह्यूमिडिफायर में ऐड करना है। इन द एयर मोड, ओके, दो मोड होते हैं यहाँ पे, देखिए दो मोड होते हैं, एक होता है एयर मोड और दूसरा होता है आपका सर्वो मोड। ओके, एयर मोड और सर्वो मोड। ओके, एयर मोड में बच्चे का टेम्परेचर नहीं नापा जाता कि एयर का टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिफायर के अंदर टेम्परेचर कितना है वो मॉनिटर किया जाता है। ओके, तो इन एयर मोड द डिजायर्ड टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड द बेबी इज सेट एंड द हीटर आउटपुट एडजस्ट इटसेल्फ टू मेंटेन इट्स। क्या है, एयर मोड में क्या होता है कि बेबी का टेम्परेचर नहीं नापा जाता, एक्सटर्नल बेबी के अराउंड जो टेम्परेचर है वही नापा जाता है और उसी को मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट, इन सर्वो मोड द डिजायर स्किन टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। ओके, तो दो क्वेश्चन यहां पे आपको बनेंगे कि व्हाट इज सर्वो मोड। तो सर्वो मोड आपके बेबी का स्किन टेम्परेचर होता है, स्किन टेम्परेचर सेट 36.5 डिग्री सेल्सियस। आपने बेबी की एब्डोमेन पे कहां पे लगाते हैं प्रोब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोब कहां पे लगाना है बेबी को, जो स्किन प्रोब हम लगाते हैं टेम्परेचर नापने के लिए कहां पे लगाते हैं, बता सकते हैं कोई? तो हमें राइट इपिगैस्ट्रिक रीजन में, ओके, राइट इपिगैस्ट्रिक रीजन में हमें लगाना है प्रोब। क्यों? बिकॉज वहां पे लीवर है और लीवर की जगह पे आपका मेटाबॉलिज्म ज्यादा से ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई दैट इन दैट एरिया यू हैव टू अप्लाई द प्रोब। क्लियर?
ओके नेक्स्ट, अब इन सर्वो मोड क्या होता है, जब हम बेबी का जो टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करके रखते हैं, तो जब बेबी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, अपने आप जो एयर का टेम्परेचर है वो या भी हीटर जो है वो ऑन हो जाएगा और टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। बट यू हैव टू चेक द प्रोब प्रॉपरली। क्यों, क्या हो सकता है? तो देखिए, जब हम बेबी को सर्वो मोड में लगा देंगे, ओके सर्वो मोड में लगा देंगे और बेबी का प्रोब अचानक से निकल गया, तो क्या हो जाएगा कि इंक्यूबेटर सोचेगा कि बेबी का टेम्परेचर कम हो रहा है, जबकि बेबी को टेम्परेचर प्रोब भी अटैच नहीं है, तो हीटर अपने आप चालू हो जाएगा और टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। ओके, तो इससे बर्न की चांसेस हो सकती है। इसीलिए जब भी बेबी सर्वो मोड पे रखा है तो आपको क्लोजली मॉनिटर करना है प्रोब के लिए, या आप इसमें फैमिली की मदद ले सकते हो इन केस अगर बेबी फैमिली के साथ रह रहा है। ओके, अगर फैमिली नहीं है तो आपको 1:1 रेशो निकू में मेंटेन करना है। ओके, तभी जाके हम क्लोजली मॉनिटर कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट, फॉर द सिक बेबी सर्वो मोड इज प्रेफर्ड। Okay, because the servo mode help to assess the temperature requirement for the baby. Okay, तो sick baby के लिए आपको सर्वो मोड पे रखना है। ओके, प्रोब को प्रॉपर पोजीशन में रखना है। नेक्स्ट, ह्यूमिडिफिकेशन। ओके, ह्यूमिडिफिकेशन मतलब कि अमाउंट, व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर। इस आपके एनवायरमेंटल एयर के अंदर कितने परसेंटेज ऑफ वाटर प्रेजेंट है, इसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो अब इंक्यूबेटर का ये जो क्लोज एनवायरमेंट है उसके अंदर कितनी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए? ओके, तो ह्यूमिडिटी शुड बी स्टार्टेड इन एन ऑल इन्फेंट लेस देन 31 वीक्स gestation at 85%। ओके, विथ स्टेराइल वाटर। अगर नॉर्मल बेबी है तो ओनली स्टेराइल वाटर, या फिर आपको एसिटिक एसिड ऐड करना है प्री टर्म बेबी के लिए। ओके, infant of 28 to 30 weeks, if the temperature remains stable for 24 hours, start to decrease humidity by 5% day by day। मतलब कि अगर बच्चे को आपने आज इंक्यूबेटर में रख दिया और आज 85% ह्यूमिडिटी सेट कर दी, अब अगले 24 घंटे तक बच्चे का टेम्परेचर स्टेबल रहा है, 36.5 डिग्री सेल्सियस ही मेंटेन रहा है, तो आप क्या करोगे? अगले दिन इस ह्यूमिडिटी को 5% से कम कर दोगे, मतलब 80 कर दोगे। उसके अगले दिन और 5% कम कर दोगे, उसके अगले दिन और 5% कम कर दोगे, और ऐसे करके जब बच्चे का वेट बढ़ जाएगा, बच्चा स्टेबल हो जाएगा, then you will take out the baby from the incubator। Okay, now infant of less than 28 weeks maintain the humidity of 85% for first 7 days, and if stable for 7 days decrease the humidity by 5% daily। क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि अगर बच्चा लेस देन 28 वीक्स है तो आपको 85% ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी है और उस ह्यूमिडिटी को 7 दिन तक कंटिन्यू मॉनिटर करना है। अगर स्टेबल लग रहा है तो आपको 5% से 7वें दिन के बाद एवरी 7 डे 5% ह्यूमिडिटी को कम करना है। क्लियर है? क्योंकि आपका बच्चा ओनली 28 वीक का है, मतलब उस बच्चे का वेट मान लो ज्यादा नहीं तो 1000 ग्राम से कम ही होगा। ओके, चेक द वाटर रिजर्वायर 4 to 6 आवर्ली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना था आपको। ओके, क्वेश्चन और क्या क्या बने थे ऐसे ही आपको जो पोस्ट नेटल मदर है उसके अंदर बीपी कितने आवर्ली मॉनिटर करना है, टेम्परेचर कितने आवर्ली मॉनिटर करना है, पल्स रेट कितने आवर्ली मॉनिटर करना है, ऐसे आपको नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। ओके, और इन सब क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, नियोनेटल नेक्ट ओनली विथ नैपी। ओके, इंक्यूबेटर में जब भी रखोगे तो नेक्ट होना चाहिए, ओनली नैपी बच्चे को होनी चाहिए। अवॉइड एक्सेस रेन आउट बाय वाइपिंग द इनसाइड ऑफ द इंक्यूबेटर
or under clear plastic sheet with a dry cloth, as rain out will impair the visibility and ability to assess the neonate. इंक्यूबेटर को यूजुअली आपको क्या करना है, ड्राई क्लॉथ से ही वाइप करना है, ओके, वेट से नहीं करना क्योंकि ये विजिबिलिटी इंटरफेयर करता है। इंक्यूबेटर के बारे में सबको समझ में आ गया, पार्ट्स ऑफ इंक्यूबेटर सबको समझ में आ गए। अब हम देखते हैं रेडिएंट वार्मर। आई थिंक रेडिएंट वार्मर भी सबने देखा होगा। तो दिस इज द अलाइड व्हील ऑफ द रेडिएंट वार्मर, दिस इज द स्टोरेज कबर्ड, ओके, दिस इज द बेबीज एरिया। यहाँ पे बच्चे का लेंथ और लेंथ मेजर करने के लिए जो है बच्चे को स्केल दिया गया है। यहाँ पे आईवी स्टैंड है, यहाँ पे आप मॉनिटर रख सकते हो, यहाँ से आप फोटोथेरेपी भी लगा सकते हो, ओके। यहाँ पे एक पोर्ट होता है जिससे आप फोटोथेरेपी भी दे सकते हो। नेक्स्ट ये है टेम्परेचर प्रोब, ओके, टेम्परेचर प्रोब, दिस इज द डिजिटल डिस्प्ले, ओके। तो ये है आपका रेडिएंट वार्मर। यहाँ पे आपको दो प्रकार के लाइट होते हैं, एक ब्लू लाइट और एक व्हाइट लाइट होता है। व्हाइट लाइट जब आप बेबी को एग्जामिन करना है तो आप व्हाइट लाइट का उपयोग कर सकते हो। यहाँ ये जो है आपको जो साइड्स दिख रही हैं ये खुल जाती हैं। जब आपको बेबी के अंदर कोई प्रोसीजर करनी है तो यहां से आप खोल सकते हो। क्लियर है? ओके, नाउ रेडिएंट वार्मर। Radiant warmer, it's an open care convenient system for the management of preterm and more than 1800 gram babies because its maintenance is easy and allow easy access for doing the procedure. But the disadvantages क्या बताया था मैंने आपको, इनसेंसिबल वाटर लॉस को ये इंक्रीज कर देता है। क्यों इंक्रीज कर देता है? क्योंकि यहाँ पे जो ये हीटर लगा हुआ होता है, ओके, यहाँ पे एक हीटर लगा हुआ होता है। ये हीटर क्या करता है? हीट डिलीवर करता है डायरेक्टली टू द बेबी, ओके। जब ये डायरेक्टली हीट प्रोवाइड करेगा तो बेबी के अंदर क्या होगा? पर्सपायरेशन होगा, स्वेटिंग होगी, और ये स्वेटिंग के द्वारा इवेपोरेशन से बेबी का टेम्परेचर लॉस होता जाएगा, जो कि ये चीज क्या है, इंक्यूबेटर में प्रिवेंट की जाती है। क्लियर है? तो ये एक डेंजरस डिसएडवांटेजेस है इंक्यूबेटर का, सॉरी रेडिएंट वार्मर का। सेम दो ही मोड होते हैं हमारे, एक तो स्किन सर्वो मोड और दूसरा मैनुअल मोड। दो मोड आपके रेडिएंट वार्मर में। स्किन सर्वो मोड इज कंट्रोल इज प्रेफर ओवर द मैनुअल मोड। सर्वो मोड is a mode in which the heater output is determined automatically by the information based on the skin temperature. बच्चे का स्किन टेम्परेचर कितना है उसके बेसिस पर हीटर चलता है। ओके, बट जब भी आप रेडिएंट वार्मर को यूज कर रहे हो तो एनवायरमेंट का टेम्परेचर शुड बी 36.5 डिग्री सेल्सियस ओनली, अदरवाइज रेडिएशन से हीट एक्सपोजर हो जाएगा, हीट लॉस हो जाएगा। ओके, मैनुअल मोड क्या है? मैनुअल मोड में आप इस हीटर का टेम्परेचर सेट कर देते हो, कितना? 36.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेट कर दिया। जब टेम्परेचर कम हो रहा है, यहाँ पे जो प्रोब लगा हुआ होता है, एक सरफेस पे भी प्रोब लगा होता है, तो अगर टेम्परेचर कम हो गया तो सरफेस का टेम्परेचर कम दिखाएगा और हीटर चालू हो जाएगा। ओके, तो ये मैनुअल मोड यूजुअली प्रेफर नहीं करते हैं। ओके, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताता हूं। ओके, ये इफ ऑन अ मैनुअल मोड बेबी टेम्परेचर शुड बी चेक्ड एवरी 15 मिनट्स। ओके, तो मैनुअल मोड प्रेफर नहीं करते हैं। देयर शुड बी नेवर मोर देन वन बेबी अंडर द रेडिएंट वार्मर बिकॉज एज दिस मे अलाउ द क्रॉस इन्फेक्शन एंड अनइक्वल हीट डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, एक बेबी कोने में पड़ा है, एक बेबी बीच में पड़ा है, तो इससे क्या होगा? बीच वाले बेबी को ज्यादा हीट मिलेगी, कोने वाले बेबी को कम हीट मिलेगी, अनइक्वल हीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इफ इन अ स्मॉल बेबीज क्लिंग रैप मेड फॉर पॉलीथीन शीट, ओके, क्लिंग रैप कहते हैं हम उसको, उस रेडिएंट वार्मर के ऊपर लगा देते हैं, इससे क्या होगा? जो इनसेंसिबल वाटर लॉस है, ओके, वो कम हो जाएगा। एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है कि इनसेंसिबल वाटर लॉस इस इंक्यूबेटर के द्वारा होता है। ओके,
hence it is advised to give extra fluid and proper daily weighing in a small babies. क्या करना है, एक्स्ट्रा फ्लूइड देना है और आपको प्रॉपरली मॉनिटर करना है बेबीज को. ओके, क्लियर है, क्लियर है सभी को. ओके, नाउ नेक्स्ट थर्मो न्यूट्रल एनवायरमेंट. लास्ट पॉइंट है आपका थर्मो न्यूट्रल एनवायरमेंट. The temperature range during which the basal metabolic rate of that baby is at the minimum, oxygen utilization is least and the baby thrives well is known as thermoneutral range of temperature or neutral thermal environment. What is thermoneutral environment? Okay, thermo मतलब heat, न्यूट्रल मतलब नेचुरल और नॉर्मल एनवायरमेंट. मतलब जिस एनवायरमेंटल टेम्परेचर पर बेबी अपना बेजल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन करता है, नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है, उस एनवायरमेंटल टेम्परेचर को हम थर्मोन्यूट्रल एनवायरमेंट कहते हैं. समझ में आ गया सबको? फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं. जिस एनवायरमेंट टेम्परेचर पर बेबी अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन करता है, बेजल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करता है और हमारा जो है नॉर्मल रेस्पिरेशन लेता है, उस टेम्परेचर को हम थर्मोन्यूट्रल एनवायरमेंट कहते हैं. क्लियर है? तो फॉर ईच बेबी द थर्मोन्यूट्रल टेम्परेचर कैन बी डिफरेंट. ओके, तो ये आपको देखना है. ओके, क्लियर है सबको? क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? अगर आपको सच में क्लास अच्छी लगती है, कृपया क्लास को लाइक जरूर करना है. ओके, और आगे आपकी पीडियाट्रिक की भी टेस्ट होने वाली है, टेस्ट के लिए भी सब लोग प्रिपेयर रहना. ओके, थैंक यू. Thanks for watching. Don't forget to subscribe ND Nursing Coaching.